I thank CAGS for inviting me. It's a good experience for me. और यहाँ पे जो जिस तरह से अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन सुना और बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट किया, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. मैं भी बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से काफ़ी जुड़ा रहा हूँ और मैंने देखा है कि दैट टाइम इन 1992-95 में देयर वाज अ बिग talk about shared services. So that's an important compliance. Many things which are very costly for service sector. This is an organization, Saxena ji और सबने बताया कि there are lot services. There is cost is very important, and how do you reduce the cost is most important. और compliances etc. जो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो रेगुलेशंस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो रहे हैं, चैलेंजेस भी हो रहे हैं, रिस्क भी बढ़ रहे हैं. तो ये इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव है. इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. जो इस संगठन से जुड़े हुए अशोक प्रभाकर जी, समीर सक्सेना जी, कपिल खेरा जी, राहुल लाल जी, अर्पित पांडे, मनोज शर्मा जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, तरुण शर्मा जी, दिनेश दल जी, और मेरे साथ यहाँ पे अभी मैंने लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा जी से भी इंटरेक्ट किया. आप सबका और यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन. मैं इसलिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है. कॉरपोरेट सेक्टर में मैं कई बार कहता हूँ कि जो वर्तमान में, क्योंकि मेरे परिचय में मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और आर्थिक विषय भी देखता हूँ, तो ये महत्वपूर्ण होता है कि जब भी बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री या इवन कैरियर ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वेयर द एक्टिविटीज इन द कंट्री विल मूव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट. कई बार लगता है कि दीज आर नॉट थिंग्स विच आर यूजफुल अस. व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ द करंट लीडरशिप, what are the areas that want to develop the country into, where the focus of the policies and the investment from the government is there, where activity will move ahead. That's very important to align your activities to that. अगर हम अपने देश के ऑब्जेक्टिव और जो आने वाले समय के रास्ते को अगर हम समझ लेते हैं, तो हमारा इंडिविजुअल ग्रोथ भी उसमें अच्छा हो जाता है अलाइन करने से, और हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं देश के लिए भी, और उसके साथ हमारे देश के अंदर जो कंट्रीब्यूट करने के कारण जो प्रगति होगी, तो इंडिविजुअल, सोसाइटी और देश तीनों के ऑब्जेक्टिव अलाइन हो जाते हैं, और वह होते हैं जानकारी से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द कंट्री विल मूव. इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा. और ये नॉलेज जो कॉन्क्लेव है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली आज से 10-15 साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था नॉलेज इकोनॉमी, और अगर आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के 2 क्षेत्र देखें जहां पे उन्होंने कहा है बार बार कि 2 क्षेत्र में भारत की प्रगति सबसे ज्यादा तेजी से होगी. क्यों? क्योंकि इसमें भारत में पोटेंशियल है, उसी पे फोकस है सरकार का. एक है नॉलेज इकोनॉमी और दूसरा है कल्चरल इकोनॉमी. ये दोनों क्षेत्र में बहुत तेजी से सरकार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, और उसमें भारत का सांस्कृतिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से बहुत सारी जो धरोहर है, वो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बनता है. तो यह दोनों, इसके लिए मुझे लगता है कि यह जो नॉलेज कॉन्क्लेव आपने रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. और जब 2047 की हम बात कर रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत 2047 में भारत बनेगा, तो यह नहीं है कि सारा काम 2047 में होगा. द जर्नी इज कंटिन्यूअस, एंड यह जर्नी 10 साल पहले शुरू हो गई थी. जो आज हम इतनी स्पष्ट रूप से भारत के एस्पिरेशनल्स को जगाते हुए, आगे बढ़ाते हुए एक नए उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, और वह उत्साह और वो जो पोटेंशियल केवल भारत ही नहीं मान रहा, ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड आज के समय में ये मान के चल रहा है कि आने वाले 1-2 दशक में भारत ग्लोबल लीडरशिप के लिए, ग्लोबल कंट्रीज को लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है, और उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है. तो यह जर्नी, जब प्रधानमंत्री 2047 का नारा दे रहे हैं, तो यह जर्नी जो है वो
10 साल पहले से शुरू हो गई थी, इसको भी मैं अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें अगर 1000 साल की हमारी गुलामी थी, उसके पहले हजारों साल की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस समय हम इकोनॉमिकली काफी प्रोग्रेसिव थे। We were contributing about 25 to 30% to the global GDP and global trade. और जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे तो किसी भी क्षेत्र में आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट, इन सब क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडरशिप को लेके चला था। उसके बाद 1000 साल की एक गुलामी के बाद जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हम मात्र ग्लोबल जीडीपी और ट्रेड को 2% से भी नीचे कंट्रीब्यूट कर रहे थे और उसके कारण उस समय जो हमारी स्थिति थी, गरीबी, भुखमरी, अनएजुकेशन, ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई थी। तो प्रधानमंत्री जी और हम इस बात को मानते हैं, इफ इंडिया हैज टू एज्यूम द ग्लोबल लीडरशिप इन द फ्यूचर, इंडिया हैज टू बी इकोनॉमिक पावर फर्स्ट। इकोनॉमिक पावर बनेगा तो वर्ल्ड सुनेगा। आज जो इतना इंटरेस्ट भारत में देखते हैं हम, आप सब लोग तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए, आप सब लोग जगह जगह जाते होंगे, तो आप देखते हैं ग्लोबल इंटरेस्ट इसलिए है कि उनको लगता है कि आने वाले 2 दशकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। ना उनको भारत से प्रेम हो गया, ना मोदी जी से प्रेम हो गया, उनको लगता है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो एक इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो है कि ये जो 1000 साल की गुलामी हुई थी, उसके बाद लास्ट के 200 साल में जो अंग्रेजों ने हमारे इंपीरियलिज्म जो हुआ, उन्होंने हमारे माइंडसेट को कॉलोनाइज कर दिया। अभी भी कई बात कर रहे थे, उसमें क्या हो गया कि हमें 1947 में एक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, जो उन्होंने हमारे अंदर ये भावना, हीनता की भावना पैदा कर दी थी। एवरीथिंग विच इज कल्चरली ओरिएंटेड फ्रॉम इंडिया, वो उसके बारे में उनके लिए हमारे अंदर एक हीन भावना थी। तो वह जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड हो गया था 200 वर्ष की अंग्रेजों की, उसमें हमें अपने आप अपना स्वाभिमान हमने खो दिया। आज अगर हम देखते हैं तो भारत का युवा, भारत की महिलाएं, भारत के सब लोग एक एस्पिरेशनल इंडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे हैं। और यह नैरेटिव और यह परसेप्शन, बिजनेस में आप जानते होंगे, मैं तो काफी एक्सपीरियंस है कि जब आपका फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन होता है, आपका परसेप्शन पॉजिटिव होता है, आपको एक आत्मविश्वास होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप इन्वेस्टमेंट के प्लान करते हैं, आप सोचते हैं कि एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में तेजी से पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक नैरेटिव परसेप्शन पॉजिटिविटी जरूरत है और इस आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। इस आत्मविश्वास को खड़ा करके, स्वाभिमानी भारत को खड़ा करके आर्थिक जो देश की प्रगति है उसको मजबूती से सामने लेके फोकस तरीके से सरकार ने काम किया है और यही बहुत जरूरी है। जब सारा देश खड़ा हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब हम विकसित भारत के लिए जाएंगे तो यह कोई एक नहीं है, सबका प्रयास भी महत्वपूर्ण, तो वो संकल्प की भी बात करते हैं, कलेक्टिव विल पावर की भी बात करते हैं, टुगेदर वी विल अचीव दिस। तो यह नैरेटिव परसेप्शन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और एक और बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि कई ग्लोबल नैरेटिव्स नेगेटिव भी भारत के लिए चलना चाह रहे। जब भारत को तेजी से मजबूत राष्ट्र के रूप में हम खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पे नेगेटिव नैरेटिव भी चल रहा है और उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर, एटकिन ने 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि इंडिया हैज started an experiment with democracy, but democracy will not last in India for long because of the current status. लेकिन तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं, फेडरलिज्म के बारे में नेगेटिव कैंपेन करते हैं, यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी की बातें करते हैं। तो मैं ये बात भी बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह संविधान ने हमें कहा है कि हम डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसलिए हम डेमोक्रेटिक नहीं है।
संविधान में लिखा हुआ है कि हम सेक्युलरिस्ट हैं, इसलिए हम सेक्युलर नहीं है, सेक्युलरिज्म नहीं है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का भारत में बड़ा इतिहास रहा है। तो जो हमारे देश की संस्कृति, आम जनता में जो सांस्कृतिक धरोहर हमारी है, जो विचारधारा है, सिविलाइजेशनल जो हमारे अंदर स्टेटस है, वो महत्वपूर्ण है। तो संविधान ने हमें कोई किसी तरह से, ये ठीक है संविधान ने लिखा है, तो हमें इसका भी विश्वास रहना चाहिए कि जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, इन सबको मैं सिविलाइजेशनल वैल्यूज की तरह मानता हूँ। इन सिविलाइजेशनल वैल्यूज इसलिए हैं कि हमारे पास इतना बड़ा ऐतिहासिक गौरव है जिसको हमें लेके आगे जाना है। इस गौरव के ऊपर लिवरेज करते हुए नॉलेज इकोनॉमी भी इन्हीं के अंतर्गत है। आज आप चाहे आईटी सेक्टर को देख लीजिए, हार्डवेयर को देख लीजिए, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में देख लीजिए, डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी में देख लीजिए, इन सब ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में जितना इन्वेस्टमेंट, जितना रिसर्च, जितना डेवलपमेंट ये हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉलेज इकोनॉमी हरदम सांस्कृतिक रूप से इस धरोहर को भी हम लेके चलते थे। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। और जो सेकंड दो पार्ट थे मेरे, इकोनॉमिक रिनेसेंस, जो इकोनॉमिक रिनेसेंस के लिए इन सेक्टर्स को जो मैंने आपके लिए बात की है, उस चीज को भी हमें बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। इन चीज में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के या गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन चीजों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है। इकोसिस्टम उसको इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट के लिए इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट के फंड्स बना रहे हैं। इस तरह करें तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ये महत्वपूर्ण तरीके जो सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर सरकार काम कर रही है। और केवल यही नहीं, आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सरकार करती है कि वी आर मैनेजिंग डिप्लोमेसी। क्या है ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी? क्या है मैनेजिंग योर नेशनल इंटरेस्ट इन ग्लोबल चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए वर्ल्ड में, आप सबसे दोस्ती की बातें करते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। आज जब मैं भारत पेट्रोलियम के बोर्ड पे भी हूँ, जब ये ईरान, जब ये अमेरिका ने कहा कि आप हमें ऑयल, वी आर इम्पोर्टिंग मेजर ऑयल फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज, हमारा मेजर फॉरेन एक्सचेंज ऑयल के इंपोर्ट में लगता है, तो ईरान से रोक ऑयल इंपोर्ट के लिए मना कर दिया। यूएस ने कहा कि हम सैंक्शन लगा देंगे। अब वो सैंक्शन से क्या करते थे कि स्विफ्ट जो है सेटलमेंट का सिस्टम जो है, ग्लोबल सेटलमेंट का, बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज से जुड़े होंगे, ग्लोबल सेटलमेंट सिस्टम जो स्विफ्ट के माध्यम से चलता था, तो अगर वो अमेरिका कंट्रोल करता था, ग्लोबल सेटलमेंट आप रोक देंगे, ग्लोबल सेटलमेंट आपके बैंकों की नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट की बात की, रुपी ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात की, और अलग तरीके से बायलेटरल ट्रेड में रुपी ट्रेड को आगे बढ़ाया। आज 12 कंट्री से रुपी ट्रेड कर रहे हैं। वी हैव ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो और हमने ईरान से ऑयल कंटिन्यूसली इंपोर्ट करते रहे, क्योंकि इट इज अवर नेशनल इंटरेस्ट। सिमिलरली यूक्रेन रशिया क्राइसिस में भी हुआ। तो ये जो मैंने डिप्लोमेटिक लेवल पे भी एक ट्रिमेंडस चेंजेस किए हैं। वी आर मैनेजिंग नेशनल इंटरेस्ट इन एडिशन इन द ग्लोबल चैलेंजेस। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देश आगे बढ़ेगा, देश की तरक्की होनी है, देश के इंटरेस्ट से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने लग गए लीडरशिप के लेवल पे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यह बात। और अभी जो एक लास्ट बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं सर्विसेज सेक्टर्स के लिए, जैसे मैंने कुछ तो नॉलेज इकोनॉमी के सेक्टर सर्विसेज के बताए, स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जब चंद्रयान की बात इन्होंने की, चंद्रयान के लेवल में 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च किए। मेजर स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए एक पूरा मेजर स्टार्टअप पूरे इकोसिस्टम सरकार ने क्रिएट किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार ट्रिमेंडसली काम कर रही है। और डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत बहुत सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं। और डिजिटल ट्रांजैक्शन, अभी मैं एक जर्मन सीईओ से एक बार हम मिले थे, तो हमने उनसे पूछा कि आपने एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट व्हाट यू फाइंड इन इंडिया। उन्होंने कहा द डिजिटल पेनिट्रेशन,
the way digital transactions have penetrated to the rural areas, it's important. रिक्शा वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, फल वाले, ये सब डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके चल रहे हैं। और ग्लोबल लीडरशिप में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड के बाद क्या हुआ था कि देर बिफोर कोविड 3 इकोनॉमीज ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव कर रही थी, अमेरिका, यूरोपियन और चाइना। पोस्ट कोविड अमेरिका हैज फेस्ड लॉट ऑफ इन्फ्लेशन। पोस्ट कोविड यूरोप में रिसेशन काफी तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ गया। फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इनके लिए रिसेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और कोविड के बाद चाइना तो निकल ही नहीं पाया कोविड के उससे। तो इंडियन इकोनॉमी इज द आउटलायर। और आज मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर पोस्ट कोविड इतनी अच्छी तरह से हमारे चल रहे हैं, चाहे उसको फिजिकल डेफिसिट की कंसोलिडेशन की बात कर लें, चाहे हम उसके जो जीडीपी की ग्रोथ की बात कर लें। तो ये जो इकोसिस्टम सरकार ने बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जो ग्लोबल लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत की पार्टिसिपेशन का, जो सेक्टर्स में भारत की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है उन सेक्टर्स को सपोर्ट करके डेवलपमेंट करने का, तो गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट वेयर इकोनॉमी वेयर द बिजनेस इंडस्ट्री विल फ्लोरिश। एंड एज ए भारतीय जनता पार्टी पर्सन हु वर्क्स इन इकोनॉमिक सेक्टर्स, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी is never shy of associating with business and industry community. We consider business and industry as partners in nation building. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। एक दौर था जबकि सोशलिज्म के नाम पे, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सोशलिज्म के नाम पे हमारे देश में क्रोनी सोशलिज्म चलता था, करप्शन, लीकेजेस एवरीवेयर, भाई भतीजावाद, ये सब क्रोनी सोशलिज्म, बिल्कुल इस तरह की स्थिति थी। एंड एज ए भारतीय जनता पार्टी we consider that the development and inclusive growth for all and every segment is important, but without creating wealth, nothing is possible. If you don't create wealth, you are simply distributing poverty in the country. तो आप देखेगा कि रिसोर्स जनरेशन के रूप में भी सरकार ने बहुत काम किया है। उस रिसोर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी सरकार ने एक बहुत अच्छी तरह से काम किया है। और कोविड में एक बात और सरकार ने जिसके साथ ग्लोबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात भारत में आ रही है, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के रूप में जो गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म की बात की है सरकार ने, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और उसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को G20 के माध्यम से गवर्नमेंट ने ग्लोबल लेवल पे ऑफर किया है। और ऐसे ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है, जो टारगेटेड डिलीवरी मैकेनिज्म हुआ है, तो अल्टीमेटली जब आप सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नेंस में भी सर्विसेज की ही इम्पोर्टेंट है। और मैं तो यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी मैं कल शायद वर्ल्ड कंज्यूमर दिवस था, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में बोल रहा था। मैं कहा हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने 10,000 का फ्रिज खरीद लिया और मेरे को ये फ्रिज की क्वालिटी सही नहीं मिली। तो जब टैक्स पेयर्स मनी के बारे में, जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए सर्विस टू द पर्सन एंड everybody is paying as a taxpayers money. So why are we not very conscious about that? Why are we not conscious about the governance model, efficiency? आम आदमी को इसके प्रति भी पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी हैज क्रिएटेड मैट्रिक्स ऑफ सर्विस डिलीवरी इन एवरी सेक्टर। उन्होंने हर क्षेत्र में ये कहा है कि हम अगर 55 करोड़ बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, हम 11 करोड़ शौचालय बना रहे हैं, हम 7.5 करोड़ 8 करोड़ गैस के कनेक्शन दे रहे हैं, एवरीवेयर वी हैव सेट अ टारगेट। और उन्होंने कहा वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मेजर करने के लिए, सर्विसेज को, गवर्नमेंट सर्विसेज को मेजर करने के लिए क्लियर कट टारगेट दिया और उसको अचीव करने की बात वो करते हैं। और आने वाले समय में भी, एक समय जब 2019 में हम सेकंड टाइम पे जीते थे तो ये बात हुई थी कि उस समय 2.5 करोड़ लोगों को
नल के द्वारा जल मिलता था। और जो बेसिक चीज है आम आदमी को चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, स्वच्छ पानी, सैनिटेशन, ये सब जो बेसिक एमिनिटीज है वो जब मिलेगी तो तब देश प्रोग्रेस होगा। तो उस समय मात्र 2.5 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल मिलता था और उन्होंने टारगेट रखा कि 2025 तक यहाँ पे जो 19 करोड़ मकान है उन सबको नल के द्वारा जल दिया जाएगा। और अब आज 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल इस 4-5 साल में देने के लिए तैयार हो गए। तो सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट भी सर्विसेज के लिए पूरी तरह से टारगेटेड डिलीवरी के माध्यम से काम करती है। और एक और कॉन्सेप्ट पे हम सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, दैट इज ऑन द पुश मॉडल। पुश मॉडल कई बार क्या होता था, पहले गवर्नेंस मॉडल में सर्विसेज में क्या होता था, गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस करती है और वो स्कीम अनाउंस करके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स वो सब अपने ऑफिसेज में बैठे हैं अपने, और जिस एक तो लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है, जानकारी है तो वो तो कहाँ फॉर्म भरने, कहाँ जमा करने, उसके बाद किसके पास ढूंढ के जाना है, वह सब उसको पता नहीं है। तो वह पुल मॉडल में था, ही सिटिंग द ऑफिसर इज सिटिंग इन हिज ऑफिस एंड नो पीपल आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। हमने पुश मॉडल पे काम किया। द कलेक्टर ऑफ 115 डिस्ट्रिक्ट वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर यू हैव टू आइडेंटिफाई द पीपल those who are eligible for particular schemes and identify them, connect to that scheme। और उसके बाद 115 डिस्ट्रिक्ट में दैट इज वी कॉल द पुश मॉडल। तो गवर्नेंस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम, इन सब के लिए काम कर रहे हैं। और लास्ट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि नॉलेज इकोनॉमी का और वो सब तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में तो की, तो जो कल्चरल इकोनॉमी का भी रिवाइवल बहुत तेजी से सरकार कर रही है। आप अयोध्या को देखिए, अभी स्मृति ईरानी जी वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गई थी। शी सेड द मैक्सिमम पीपल वर आस्किंग एंड शोन इंटरेस्ट, हाउ डू वी इन्वेस्ट इन अयोध्या। आप जो यू सी द चेंज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वाराणसी। और ये G20 के माध्यम को इतनी अच्छी तरह से सरकार ने यूज किया कि G20 के जो प्रोग्राम्स है, initially it was decided that government will hold at 56 cities this program, where about 1 lakh ambassadors from the global people will come. They will go to those places, get to know about the different cultural aspect of that areas, art, culture, music, food, festival, architecture, वो सब चीज़ें वहाँ देखेंगे, हैंडीक्राफ्ट, और वो अपने कंट्रीज में जाके उन चीज़ों को बताएंगे। तो ऑल दिस एक्टिविटीज इटसेल्फ विल बी क्रिएटिव इकोनॉमिक इकोसिस्टम फॉर द पीपल। तो कल्चरल इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी और इस इकोसिस्टम बनाने का सरकार ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। और ये मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर अयोध्या, काशी, उज्जैन, इनको सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने इस तरह से भारत के स्वाभिमान को बढ़ाया है, भारत के ग्लोबल आउटरीच को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। इस सब चीज़ों को हम लेके अगर चलते हैं तो मुझे लगता है कि जो 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें वह जरूर, उसमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है उसको हम जरूर अचीव करेंगे। और उसमें सर्विसेज सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट इज ऑल्सो इज वन ऑफ द biggest service provider. We should be conscious of our rights and duties, that definitely, and we will definitely should work on that कि जो गवर्नेंस डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको हम कैसे जन जन तक पहुंचाएं। इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया। मुझे यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से सुना, धन्यवाद। मेरे साथ जोर से एक बार नारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा के लगाना है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद।